मेजर रोहित ने तस्वीर का बंडल वापस रणधीर की तरफ बढ़ाया और बोला, सवाल ये है कि इसे ढूंढेंगे कैसे। रणधीर बोला, सर तमाम आदमी इसकी तलाश में लगा देते हैं, किसी न किसी के सामने तो आ जाएगा। रोहित बोला, नहीं, इसमें जाने कितना अरसा लग जाए, जबकि हमें जल्द से जल्द इससे मिलना है। हाई कमांड की बातें तूने नहीं सुनी, ऑर्डर यही आया है कि किसी भी कीमत पर इसे ब्लैक लिक्विड के आदमी के नजदीक नहीं जाना चाहिए और सब काम छोड़कर हमें इसकी तलाश का हुक्म मिला है। इसके अलावा ये भी सोचो कि इस्माइल पाकिस्तानी सरकार की नजर में मुजरिम है, इसलिए वो लाजमन अपने असल हुलिये में बाहर नहीं निकलता होगा। रणधीर बोला, सर ये तो ज्यादती है कि हम अपने आलायकार को ब्लैक लिक्विड की खातिर खत्म या नाकारा कर दें। रोहित बोला, बेवकूफ हो तुम जो ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, उनके साथ हमारे बहुत से मफाद वाबस्ता हैं। इस्माइल हमारा हम मजहब नहीं है, ना ही उसकी हमदर्दियां भारत माता के साथ हैं। उसकी हैसियत एक हथियार की सी है कि जब तक अपने हाथ में हो तो मुफीद और जब दुश्मन के पास चला जाए तो नुकसान दे। और याद रखना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। रणधीर बोला, मगर सर हम इस्माइल को किसी तरीके से समझाकर ब्लैक लिक्विड के आदमी से दूर भी तो कर सकते हैं। रोहित बोला, कोशिश तो मेरी भी यही है, लेकिन पहले ये इस्माइल साहब मिल तो जाए। रणधीर बोला, सर हम अपने तौर पर ब्लैक लिक्विड के आदमी की निगरानी भी तो करवा सकते हैं, शायद इस तरह हम जल्द उस तक पहुंच जाएं, क्योंकि उसे इंतकाम लेने के लिए ब्लैक लिक्विड के आदमी के नजदीक जाना पड़ेगा। रोहित बोला, कोशिश की जा सकती है, अगर कोई दूसरी तजवीज न सोची गई तो इसी पे अमल किया जाएगा। रणधीर ने कहा, सर क्यों ना अखबार में इश्तिहार दे दें। रोहित बोला, क्या मतलब, वजाहत करो। वो बोला, सर कोई ऐसा इश्तिहार जो इस्माइल को हमारी तरफ मुतवज्जे कर दे। रोहित ने कहा, अच्छी तजवीज है, लेकिन ये पता नहीं कि आया वो अखबार बाकायदगी से पढ़ता है या उनके करीब भी नहीं भटकता। रणधीर बोला, सर चंद मशहूर अखबारात में अगर तसलसल से ये इश्तिहार आ जाए तो उसे मुतवज्जे किया जा सकता है। पढ़ा लिखा शख्स है, चलते फिरते किसी भी जगह अखबार पर नजर पड़ सकती है। रोहित ने पूछा, इश्तिहार का मजमून क्या होगा। रणधीर बोला, सर कोई ऐसा मजमून जिसमें महाराज पाशा का हवाला दिया गया हो, क्योंकि इस्माइल उसके लिए दिल में बड़ी अकीदत रखता है। रोहित ने कहा, ऐसा ही है रणधीर, महाराज था ही इतना मेहरबान के जिससे मोहब्बत की जाए। बहरहाल तुम मजमून सोचो और अखबार में शाया करवाने से पहले मुझे दिखा देना। रणधीर ने कहा, ठीक है सर। और रोहित जवाब में बोला, यू कैन गो नाउ। और रणधीर नमस्ते कहता हुआ रुखसत हो गया। हिना का ऑपरेशन कामयाब रहा था। उसे बेहोशी की हालत में ही ऑपरेशन थिएटर से वीआईपी रूम में मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान वो मुसलसल ऑपरेशन थिएटर के सामने घूमता रहा था। नर्स ने जब उसे कामयाब ऑपरेशन की खुशखबरी सुनाई तो बेसाख्ता उसके मुंह से शुक्र है मेरे अल्लाह निकला, और फिर जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसने नर्स की जानिब बढ़ा दिया। हिना की बेहोशी के दौरान वो सिर्फ पैसे निकालने के लिए बैंक तक गया था कि हिना के पर्स और उसकी जेब में मौजूद रकम मिलाकर बमुश्किल ऑपरेशन के अखराजात पूरे हो सके थे। रात गए ही हिना को होश आ सका। अपने सरहाने इस्माइल को बैठे देखकर उसके होंठों पे एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वो मुस्तफसिर हुआ, कैसा महसूस हो रहा है। वो धीमी मुस्कुराहट से बोली, बहुत अच्छा। इस्माइल ने पूछा, क्या मतलब। वो बोली, आपको अपने करीब पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस्माइल ने कहा, मेरा मतलब था तकलीफ कैसी है। वो बोली, पेन किलर से तकलीफ कहाँ महसूस होती है, ये तो जब दवाई का असर खत्म होगा तो पता चलेगा। इस्माइल ने कहा, अच्छा अब तो मुझे इजाजत है ना, मैं तुम्हारे वालिद को बता देता हूँ, बाकी वो संभाल लेगा। वो उसके हाथ पे गिरफ्त मजबूत करती हुई बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे डिस्चार्ज नहीं किया जाता आप यहीं रहेंगे। इस्माइल बोला, बीबी मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग खिसका हुआ है, मैं भला यहाँ कैसे रह सकता हूँ। वो बोली, ऐसे ही जैसे मुझे यहाँ ले आए हो। इस्माइल ने कहा, मैंने बहुत जरूरी काम करने हैं। हिना ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या मुझसे भी जरूरी है। इस्माइल ने कहा, अगर मेरा जवाब इस बात में हो तो। वो बोली, तो मैं समझूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसके लहजे में एतमाद दर आया था। इस्माइल बोला, तुम इतने एतमाद से ये कैसे कह सकती हो। हिना बोली, एक औरत मर्द के जज्बात और दिली कैफियत को अच्छी तरह जानती है। इस्माइल ने कहा, हिना तुम्हें क्या लगता है कि नादानिस्तगी में हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं ये किसी मंजिल तक भी पहुंचता है या। वो बोली, शाहजी अगर आप चाहें तो मंजिल दूर नहीं। इस्माइल ने कहा, सोच लो, वो शायर कहता है ना कि अभी तो बात लम्हों तक है, सालों तक नहीं आई, अभी मुस्कानों की नौबत भी नालों तक नहीं आई, अभी तो कोई मजबूरी ख्यालों तक नहीं आई, अभी तो गर्द पैरों तक है, बालों तक नहीं आई, कहो तो लौट जाते हैं, चलो एक फैसला करने शजर की ओर जाते हैं, अभी काजल की डोरी सुर्ख गालों तक नहीं आई, जबान दांतों तलक है, जहर प्यालों तक नहीं आई, अभी तो मुश्क कस्तूरी गजालों तक नहीं आई, अभी रूदाद बेउनवा हमारे दरमिया है, दुनिया वालों तक नहीं आई, कहो तो लौट जाते हैं, अभी नजदीक हैं घर और मंजिल दूर है अपनी, मबादा नार हो जाए ये हस्ती नूर है अपनी, कहो तो लौट जाते हैं।
हिना ने उसका हाथ अपने होंठों पर रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस्माइल ने कहा, एक बात याद रखना हिना, मैं सेठ फाजिल को किसी भी सूरत माफ करने के लिए तैयार नहीं। उसे गुड़िया की पामाली का हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ज़ेरे आसमान मुझे सबसे ज्यादा महबूब तेरी जात है, उसी तरह सबसे ज्यादा नफरत मुझे फाजिल खान से है। हिना खामोशी से आंसू बहाती रही। अपने बाप की मौत उसे कभी भी गवारा नहीं हो सकती थी, और फिर इस्माइल शाह तो कुछ ऐसे उसके दिलो दिमाग पर छा गया था कि उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी उसे मुहाल लगता था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे। बाप की वकालत करने पे शायद इस्माइल को लगता कि उसका इस्माइल के नजदीक आना अपने वालिद को बचाने के लिए है, और इस्माइल की नाराजगी की वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। चंद लम्हे खामोश रहकर वो बोली, शाह जी प्लीज किसी और मौजू पे बात करें। इस्माइल बोला, और मौजू ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कल का दिन तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ, उसके बाद मुझे लाजिमन जाना पड़ेगा। हिना बोली, आप जरा जाकर तो दिखाएं। वो बोला, कोई जबरदस्ती है? हिना ने कहा, बिल्कुल जबरदस्ती है। इस्माइल ने कहा, पागल। और वो इस्माइल की बात सुनकर उसे चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुराने लगी। अहम ऐलान, जनाब मिर्जा ताहिर हुसैन इनकलाबी क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। उनकी भतीजी शहजादी जो उनकी जायदाद की वारिस है और बिल्कुल बेआसरा और अकेली रह गई है, वो इस इश्तिहार के जरिए अपने मंगेतर सैयद शाह गाजी से इल्तिजागो है, जो 2 साल पहले परदेस एके के पास तशरीफ ले गए थे, और वापसी पे उसने ताहिर साहब से राब्ता ही नहीं किया कि अब इस नंबर पर राब्ता करे। रोहित ने इश्तिहार का मजमून पढ़कर रजामंदी जाहिर की। ठीक है, शाया करवा दो। रणधीर बोला, सर एके साहब का नाम इसलिए शामिल किया है कि इस्माइल को समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, और खुद उसका पूरा नाम न लिखने में यह हिकमत है कि उसका कोई दुश्मन या पुलिस और एजेंसियां वगैरह उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगी, और ना कोई इस नंबर के जरिए हमारे आदमी तक पहुंच सकता है। रोहित ने पूछा, ये नंबर किसका है? वो बोला, सर मधु के पास है। रोहित ने कहा, कौन मधु? पहले मुलाकात नहीं हुई उससे? रणधीर बोला, सर उसने अपना ब्यूटी सेंटर खोल रखा है, ऊंचे घरानों की लड़कियों को ब्लैकमेल करके हमारे लिए काफी अखराजात बना लेती है। इसी तरह सरकारी अफसरान की बेगमात से ताल्लुकात वसी करके भी वो हमारे लिए काफी आसानियां पैदा करती है। रोहित बोला, ओके, लेकिन उसे तफसील से ब्रीफ तो कर दिया है ना? रणधीर बोला, जी सर। रोहित ने कहा, अच्छा, तुमने इश्तिहार के अलावा भी एक तजवीज दी थी कि ब्लैक लिक्विड के आदमी की निगरानी करवाई जाए। ये तजवीज भी काबिल अमल है। ऐसा करो, उसकी निगरानी पे 2-3 समझदार बंदे लगा दो। उससे जानते हो ना? वो बोला, जी सर। इस्माइल की हिस्ट्री शीट में बड़ी तफसील से सेठ फाजिल का जिक्र मौजूद है। रोहित बोला, इसके अलावा भी अपने तमाम आदमियों को इस्माइल की फोटो देकर शहर में फैला दो, शायद किसी से उसका सामना हो जाए। रणधीर बोला, सर अगर रेडियो पर भी इश्तिहार से मिलता जुलता कोई ऐलान करवा दिया जाए तो? रोहित ने इनकार में सर हिलाया, नहीं, फजूल है। इसी तरह टीवी पर भी ऐसी कोई कार्रवाई बेफायदा रहेगी, क्योंकि बीसीओ चैनल हैं, किस किस पे ऐलान करवाएंगे, और ऐलान भी इतना अहम नहीं, खामखा एजेंसियां मुतवज्जे हो जाएंगी। रणधीर बोला, ओके सर। रोहित ने कहा, अब तुम जाओ और बगैर टाइम जाया किए इस पर अमल करो। मैं जरा घूमने फिरने जा रहा हूँ, अपने तौर पे मैं भी कोशिश करूंगा कि इस्माइल से मुलाकात हो जाए। एनीवेज, हर नई बात की रिपोर्ट मुझे सेल फोन पर पास करते रहना। ये कहकर वो जाने के लिए खड़ा हो गया। तुम सारे हड हराम हो कुत्तो, एक आदमी तुम दोनों को बेहोश करके चलता बना। सेठ साहब गलती हो गई, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इतना खतरनाक होगा। आए, पीठ पर लगने वाले कोड़े ने कूड़ल की हाय निकाल दी थी। वो और बख्श उस वक्त उल्टे लटके हुए थे और 2 मुलाजिम उनकी मुरम्मत कर रहे थे। शम्स और रब नवाज भी एक जानिब सर झुकाए खड़े थे। वो हंटर बरसाते मुलाजिम को हाथ के इशारे से रोकता हुआ मुस्तफसिर हुआ, गुड़िया को गोली कैसे लगी? कूड़ल बोला, हमें मालूम नहीं सेठ साहब, हमारी बेहोशी के दौरान लगी थी। सेठ ने पूछा, गुड़िया के साथ कमरे में कौन था? कूड़ल कराते हुए बोला, पहले कभी नहीं देखा है सेठ साहब, अलबत्ता दोबारा नजर आ गया तो पहचान लेंगे। सेठ ने पूछा, जवान था? वो बोला, जी सेठ साहब, जवान था, लंबा तड़ंगा, छोटी छोटी दाढ़ी और औरतों की तरह लंबे लंबे बाल, जीन्स पहनी हुई थी। सेठ फाजिल ने कहा, तुम जब अंदर घुसे तो दोनों क्या कर रहे थे? वो बोला, खड़े हुए कोई बातचीत कर रहे थे। हमें देखकर छोटी बीबी ने डांटा कि हम वहाँ उसकी इजाजत के बगैर क्यों आए हैं, लेकिन हमें चूंकि आपका हुक्म मिला था इसलिए हमने बीबी जी की बात का कोई जवाब न दिया। उस जवान ने जब हमारा जारहाना अंदाज देखा तो अचानक हम पर हमला कर दिया। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कोई ऐसी हरकत करेगा। हमारे संभलने से पहले वो वार करने में कामयाब हो चुका
था। सेठ फाजिल ने कहा, पहले 5 उल्लू के पट्ठों को जहन्नम वासिल करके वो खबीस इस्माइल शाह गुड़िया को अगवा करके ले गया। अब तुम दोनों को बेहोश करके कोई और गुड़िया को ले गया, जबकि 2 कुत्ते बाहर गाड़ी में भी मौजूद थे। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर मैंने तुमको किस लिए पाला हुआ है। वो बोला, सेठ साहब आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस दफा माफ कर दें। सेठ फाजिल बोला, पहले कभी उस जवान को तुमने हिना के साथ देखा है? वो बोला, नहीं सेठ साहब। सेठ बोला, कहीं इस्माइल शाह तो नहीं था? वो बोला, शक्ल तो उससे मुख्तलिफ थी। कहकर वो नूरल की तरफ मुतवज्जे हुआ। 50-50 कोड़े लगा कर दोनों को उतार देना, और सबको बता दो अगली मर्तबा ऐसी गलती करने वाले को हम काट कर भूखे कुत्तों के सामने फेंकवा देंगे। वो बोला, नहीं सेठ साहब, खुदा के लिए माफ कर दें। वो दोनों चीखे, मगर फाजिल बगैर कोई जवाब दिए बाहर निकल आया। उसके दिमाग में आंधियां चल रही थी। आखिर उसकी बेटी एक गैर मर्द से मिलने के लिए होटल में कैसे चली गई थी? वो ऐसी तो नहीं थी। उसकी आदतें, उसका मिजाज, उसकी पसंद और नापसंद, सब कुछ फाजिल खान बड़ी अच्छी तरह जानता था। अगर वो किसी से मोहब्बत करती थी तो फाजिल खान से ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। मौजूदा वाकया कोई और कहानी सुना रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर असल बात क्या हो सकती है। फिर उसे ये गम भी खाया जा रहा था कि उसे गोली भी लगी हुई थी। आया उसका इलाज हो सका था कि नहीं? अगर वो जवान हिना को तावान के लिए साथ ले गया होता तो अब तक उसका फोन आ गया होता, और इसके बरक्स अगर वो हिना का हमदर्द था तब भी उसे कॉल करनी चाहिए थी। उसे कोई लाहे अमल नहीं सूझ रहा था। शेर खान की मौत के बाद ऐसा कोई समझदार मुलाजिम नहीं रहा था जिससे वो मशवरा ले सकता। पुलिस को बताने में भी उसे अपनी सुबह की नजर आई। डेवी से भी उसका जी खट्टा हो गया था। इस बारे में उसने अपनी बीवी से भी बात की थी, मगर उसे भी हिना की मोहब्बत या किसी लड़के से प्यार वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। काफी सोच विचार के बाद उसने नूरल को बुलाकर कहा, अपने सब आदमियों को शहर में फैला दो, तमाम अस्पताल चेक करवाओ, शायद वो उसे किसी अस्पताल में ले गया हो। खासकर प्राइवेट अस्पतालों को चेक करवाना, और सबको ताकीद कर दो कि अगर वो कहीं नजर आ जाए तो उससे पंगा लेने की बजाय निगरानी पर इक्तिफा किया जाए और फिलफौर तुझे या हमें मुत्तला किया जाए। नूरल मौदबाना लहजे में बोला, ठीक है सेठ साहब। फाजिल उसे जाने का इशारा करते हुए गहरी सोच में खो गया। हिना का गायब होना उसे हद से ज्यादा खल रहा था। उसके साथ उसके जख्मी होने की परेशानी अलहदा थी। हिना ने नर्स से पूछा, सिस्टर अखबार मिल जाएगी? मैं अपने हस्बैंड को अखबार लाने के लिए भेज देती, मगर वो इस वक्त सोए हुए हैं। नर्स ने कहा, इन्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं है मैडम, मैं ला देती हूँ। यूं भी नाइट शिफ्ट की सिस्टर बता रही थी कि आपका शौहर सारी रात जागता रहा है। हिना बोली, वैसे ही जागता रहता है। उसने मुंह बनाया, मगर अपनी आंखों के तासुरात और चेहरे से उमड़ पड़ने वाली बेसाख्ता खुशी वो नर्स से ना छुपा सकी थी। नर्स बोली, मैडम इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर किस्मत वालियों को नसीब होते हैं। हिना बोली, सही कहा सिस्टर, ऐसे शौहर किस्मत वालियों को नसीब होते हैं। ये कहकर वो एकदम दुखी हो गई थी। नर्स ने हंसते हुए उसे छेड़ा, मैडम आप क्यों दुखी हो रही हैं? आपको तो मिल गया है ना? और वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी। नर्स ने उसे तकिए के सहारे बिठाया। उसकी टांगों पर तौलिया बिछाकर उसने नाश्ते की ट्रे रखी और बोली, मैडम आप नाश्ता करें, तब तक मैं अखबार ले आऊं। बाय द वे, कौन सा अखबार आपको पसंद है? हिना बोली, कोई सा भी ले आओ, बल्कि यूं करो जितने भी मशहूर अखबार हैं सारे ले आओ। नर्स ने कहा, सारे तो शायद दस्तयाब न हो। हिना ने कहा, बाजार से मंगवा लो, और नर्स सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। हिना जब तक नाश्ते से फारिग होती वो अखबार का बंडल लिए नमूदार हुई। अखबार तपाई पे रखकर उसने नाश्ते की ट्रे साइड पे की, हिना को मेडिसिन दी और नाश्ते के बर्तन उठाए बाहर निकल गई। हिना एक एक अखबार उठाकर तफसील से उसका जायजा लेने लगी। वो देखना चाहती थी कि आया होटल में होने वाले हादसे के बारे में अखबार में कुछ आया है, या उसके पापा ने उसके मुताल्लिक कोई खबर दी हो तो वो लाजिमन अखबार में आई होगी। उसके कानों में इस्माइल शाह की आवाज पड़ी, मैडम आज तो अखबार वालों की गलतियां पकड़ी जा रही हैं। वो बोली, यूं ही अपने मुताल्लिक किसी खबर की तलाश थी, इसी बहाने कुछ टाइम भी पास हो जाएगा। इस्माइल बोला, इतनी शोहरत कब से मिल गई तुम्हें कि अखबार में खबरें शाया हूँ? वो बोली, मैं तो मशहूर नहीं हूँ, मगर आपके साथ थी ना, सोचा शायद आपकी वजह से हम गरीबों का नाम भी आ गया होगा। इस्माइल बोला, तुम्हारे जैसे चंद और गरीब पाकिस्तान में पैदा हो गए तो हुकूमत का IMF से जान छुड़वाना मुश्किल नहीं होगा। हिना बोली, अच्छा ज्यादा तंज की जरूरत नहीं है, फ्रेश हो जाओ ताकि आपके लिए नाश्ता मंगवाऊं। इस्माइल उसे छेड़ता हुआ बोला, अपनी कोठी में तशरीफ फरमा हो ना कि नाश्ता मंगवा लोगी। मोहतरमा ये हॉस्पिटल है, यहाँ के खाने का जायका मेडिसिन जैसा होता है। जो आपको मुबारक हो, मैं किसी छप्पड़ होटल में पेट पूजा कर लूंगा। वो मुंह फुलाते हुए बोली, अच्छा ठीक है जाओ। इस्माइल ने कहा, तो इसमें खफा होने की क्या बात है? वो बोली, मैं कब खफा हुई हूँ?
इस्माइल ने कहा, चेहरे पर 12 बजने लगे हैं और मोहतरमा खफा कब हुई हैं? वो बोली, मेरे साथ बैठकर खाने से आपको एलर्जी होती है ना? इस्माइल ने कहा, अच्छा बाबा, मैं होटल से लाकर यहीं खा लूंगा, बस या और कुछ गिनती रहना निवाले। उसकी बात से हिना के चेहरे पे मुस्कुराहट जाहिर हुई। इस्माइल भी हंसता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर उसने करीबी होटल का रुख किया और नाश्ता वहां से पैक करवा कर ले आया। नाश्ते के दौरान वो भी हिना के सामने पड़े अखबार उठाकर देखने लगा। अखबार का पहला सफा उठाते ही उसके फर्स्ट पेज के नीचे छपे खुसूसी ऐलान ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। उसने जल्दी जल्दी ऐलान पढ़ा। बिलाशुबा वो शहजादी की तरफ से शाया करवाया गया था। उसके दिमाग में शहजादी के साथ बीते दिनों की याद ताजा हो गई। उसने नजर उठाकर तकिए से नीम दराज हिना को देखा। वो उसकी जानिब ही मुतवज्जे थी। शहजादी या हिना? उसने अपने दिल से सवाल किया। गो शहजादी बहुत खूबसूरत थी, मगर हिना उससे बढ़कर थी। लेकिन बात हुस्न से ज्यादा पसंद की होती है और उसके दिल का झुकाव वाज़े तौर पर हिना की जानिब था। गो शहजादी उसकी पहली मोहब्बत थी। फिर जुलेखा ने भी अपनी याद के गहरे नक्श उसके दिल पर सब्त किए थे। लेकिन हिना तो ऐसे तूफानी अंदाज में उसकी जिंदगी में आई थी कि उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहा था। हिना की आवाज उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आई। ऐसे क्या देख रहे हो? वो गड़बड़ा गया। कुछ नहीं। वो बोली, कुछ खाते पीते वक्त बंदा कम से कम झूठे मुंह ही पूछ लेता है। इस्माइल बोला, हाँ, मगर उसको जिस पे 100% यकीन हो कि वो दावत कबूल नहीं करेगा। इस्माइल की बात पे उसकी हंसी छूटी। उसकी दिलकश हंसी भी इस्माइल के दिमाग में उमड़ पड़ने वाले माजी की यादों को न रोक सकी। आपको शहजादी जैसी कई मिल जाएंगी, मगर शहजादी को आप जैसा एक भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे ही अल्फाज थे जो बिछड़ते समय शहजादी के होंठों से निकले थे। शहजादी ने ही तो उस पे औरत जात के भेद खोले थे। ऐसे भेद, ऐसे असरार जो अया होकर भी नजर नहीं आते, हर दफा नए दिखाई देते हैं। छू कर भी अनछुए लगते हैं, अपना कर भी पराए लगते हैं। जो कभी बासी नहीं होते, जिससे मर्द शेर नहीं होता, जो ग़िज़ा की तरह इंसान की जरूरत बन जाते हैं। फिर उसका मोहसिन मिर्जा ताहिर सलीम, जिसकी इनायत और करम नवाजी की बदौलत वो इस काबिल हुआ था कि अपने दुश्मन को ललकार सके। हिना बोली, शाहजी खैर तो है? उसके लहजे में तशवीश का अंसर नुमाया था। वो बोला, हाँ खैर है, जरा ये देखो। उसने इश्तिहार का सफा उसकी समत बढ़ा दिया। हिना जल्दी जल्दी इश्तिहार पढ़ते हुए मुस्तफसिर हुई। क्या है ये? क्या आप गाजी शाह बनकर इस दौलतमंद लड़की को फंसाना चाहते हैं? मगर इस्माइल के चेहरे पे छाए संजीदगी के असरात देखकर वो गड़बड़ाते हुए बोली, शाहजी, सैयद इस्माइल शाह गाजी आपका पूरा नाम है ना? कहीं ये इश्तिहार आपके लिए तो नहीं छपा? और इस्माइल ने हौले से सर हिला दिया। वो बोली, आपकी मंगेतर? क्या आपकी मंगनी हो चुकी है? उसने नफी में सर हिलाया नहीं और हिना के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया, मगर उसका इस्तफसार जारी था। तो फिर उसने आपको मंगेतर क्यों कहा है? इस्माइल बोला, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सही। वो जिद करने लगी, नहीं अभी। इस्माइल शाह को महसूस हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही हक जताने लगी है, मगर जब तक वो फाजिल खान से इंतकाम लेने के रास्ते में हायल न होती, इस्माइल को उसकी किसी बात से भी इनकार नहीं था। यूं भी अपनी बात मनवाने के फन से वो आगाह थी। इस्माइल बोला, मैं अपनी कहानी तुम्हें सुना चुका हूं ना? इस इश्तिहार में जिस बंदे के इंतकाल कर जाने की खबर छपी है, ये वही है मेरा मोहसिन, जिसकी बदौलत मुझे रिहाई मिली और जिसकी वजह से मैं इस काबिल हो सका कि अपना इंतकाम ले सकूं। हिना मानी खेज लहजे में बोली, मेरा सवाल उसकी भतीजी के मुतालिक था जो आपको अपना मंगेतर कह रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।